अस्सलामुअलैकुम। अनीता अपने भाई के साथ उसके नए बंगले में चली गई। कुछ देर बाद चंडाल के दिमाग में ये बात आई, अगर अनीता को टोनी जैसे मंसूब कर दिया जाए और उसे अपना दामाद बनाकर रखा जाए तो रिश्ता गहरा हो जाएगा और वह हमेशा मेरी बेटी का दीवाना और मेरा दामाद बनकर रहेगा। तब उसने मंसूबा बनाया कि हेलेना को किसी तरह रास्ते से हटाया जाए। फिर उसने बड़ी बेरहमी और संगदिली से उस मोहब्बत करने वाली हेलेना को मौत के घाट उतार दिया। टोनी जे के अंदर उसकी अहमियत ख़त्म कर दी ताकि वो उसका मातम ना करे, उसे रफ्ता रफ्ता भूल जाए और हिंदुस्तान पहुंचकर उसकी बेटी अनीता की तरफ माइल हो जाए। उसने अनीता और हंसराज से कहा, अमेरिका से मेरे एक दोस्त का नौजवान बेटा आ रहा है, वो बहुत खूबसूरत है। अनीता उसे देखते ही पसंद कर लेगी। मैं चाहता हूँ अनीता उसे वेलकम करने एयरपोर्ट जाए। अनीता ने पूछा, वो कब आ रहा है? वो कल शाम की फ़्लाइट से मुंबई पहुंचने वाले। वो बोली, लेकिन मैं तो दिल्ली में हूँ। कोई बात नहीं, अभी हंसराज तुम्हारे लिए पहली फ़्लाइट में मुंबई के लिए सीट रिजर्व करवा लेगा। तुम 2 घंटे के अंदर पहुंच जाओगी। चंडाल जोगियनों ने टोनी जे की असलियत नहीं बताई, बल्कि ये कहा कि उसका नाम महादेव भाटिया है। वो अमेरिका में पैदा हुआ है। उसने वहीं तालीम हासिल करके कारोबार शुरू किया है। वो न्यूयॉर्क का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अब यहाँ आकर कोई कारोबार करना चाहता है। वो मेरी बहुत काम का आदमी है। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। वो टोनी जे को हिंदुस्तान अपने पास बुलाकर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा था। उसने अब से पहले फरमान को अपना मामूल और ताबेदार बनाकर रखने की कोशिशें की थी, लेकिन वो नाकाम रहा। इस बार कामयाबी इतनी अहम थी कि वो टोनी जे पर बड़ी तवज्जो दे रहा था। उसने सोच लिया था कि जब टोनी जे मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेगा तो वो मुसलसल उसके दिमाग में रहेगा, ताकि उसे किसी तरह भी कोई नुकसान ना पहुंचे। चंडाल को मेरी तरफ से अंदेशा था। वो ये जानता था कि मेरे अलावा मेरी एक बेटी और बेटा भी टेलीपैथी जानते हैं और हिंदुस्तान में मौजूद हैं। हम सबके अलावा फरमान भी किसी वक्त उसके लिए दर्द सर बन सकता था। वो बड़े अच्छे मंसूबे बना रहा था, उन पर अमल कर रहा था, बड़ी हद तक कामयाबी हो रहा था। लेकिन पहले वो टेलीपैथी की दुनिया में इस कदर सरगर्म अमल नहीं रहा था। यहाँ की हेराफेरी को अभी अच्छी तरह समझ नहीं पाया था, इसलिए उसकी नज़र अपने मंसूबे के हर पहलू पर नहीं थी। मसलन उसने इस बात को नज़रअंदाज किया या भूल गया कि फरमान मुंबई में है। अनीता टोनी जे के इस्तकबाल के लिए मुंबई जाएगी तो वहाँ फरमान से टकराव हो सकता है। जब वो दूसरे दिन एक फ़्लाइट से मुंबई पहुंच गई तब उसने इस पहलू पर ध्यान दिया तो परेशान हो गया। उसने हंसराज से कहा, तुमने फरमान के बंगले में उसे फ़ोन किया था, तुम्हें उसका मोबाइल नंबर भी मालूम था, उससे रब्ता करो, मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ और उससे बात करना चाहता हूँ। हंसराज ने उसके बंगले के फ़ोन पर रब्ता किया। वहाँ घंटी बजती रही। थोड़ी देर बाद किसी ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। हंसराज ने कहा, मैं मिस्टर अनिल शर्मा से बात करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, यहाँ कोई मिस्टर अनिल शर्मा नहीं रहते। कल तक एक बंगाली नजूमी रहा करता था, उसकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया, वो ये बंगला छोड़कर जा चुका है। चंडाल ने अपने बेटे से कहा, फरमान वहाँ एक बंगाली नजूमी की हैसियत से रहता था, अब वहाँ से जा चुका है, तुम उसके मोबाइल पर रब्ता करो। उसने मोबाइल पर रब्ता किया। थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से फिर वही आवाज़ सुनाई दी, हेलो कौन? हंसराज ने कहा, मैं मिस्टर अनिल शर्मा से बात करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, अभी तो आपने हमारे फ़ोन पर रब्ता किया था, हम कह चुके हैं यहाँ कोई अनिल नहीं रहता। उसने पूछा, ये मोबाइल आपके पास क्यों है? मैं नहीं जानता ये मोबाइल फ़ोन किसका है। वह बंगाली नजूमी अपना बहुत सारा सामान यहाँ छोड़ गया, उसमें ये मोबाइल फ़ोन भी रखा हुआ था। हंसराज ने रब्ता ख़त्म कर दिया। चंडाल ने परेशान होकर कहा, पता नहीं वो कमबख्त कहाँ गुम हो गया, मुंबई में है या वहाँ से जा चुका है। उसने पूछा, पिताजी आपको परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि अनीता मुंबई पहुँच गई है। ऐसा न हो कि फरमान से उसका सामना हो जाए। तो होने दें, आपको डर किस बात का है? अनीता का चेहरा और जिस्म अब वो नहीं रहा, लब लहजा भी बदल गया। आपने तनमीमी अमल के जरिए फरमान को उसके जहन से भुला दिया, फिर अंदेशा किस बात का है? वो बोला, मुझे यकीन है कि ना तो अनीता उसे पहचान सकेगी और ना ही वो अनीता को पहचान सकेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम सोच भी नहीं सकते वो हमारे सामने आ जाता है। चंडाल के लिए मौजूदा हालात में लाजमी हो गया था कि वो दो अतराफ में ध्यान देता रहे, अनीता के दिमाग में भी जाता आता रहे और टोनी जे जब मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे तो उसके दिमाग में भी मुस्तकिल रहा करे। ये उसके लिए ज़रा मुश्किल था, वो एक ही तरफ पूरी तवज्जो दे सकता था। आखिर उसने अच्छी तरह सोच समझकर टोनी जे को मुखातिब किया। वो एक त्यारे में सफ़र कर रहा था। उसने उसे अपने दिमाग में महसूस करते ही पूछा, यस मिस्टर जोगिया, क्या हुक्म है? वो बोला, जब तुम मुंबई पहुंचोगे तो वहाँ मेरी खूबसूरत बेटी तुम्हारे इस्तकबाल करने आएगी। जैसा कि तुम जानते हो, फरहाद और उसके टेलीपैथी जानने वाले इंडिया में मौजूद हैं। वो मेरी बेटी का ताक़ुब कर सकती हैं, अगरचे उसका दिमाग लॉक रहता है, लेकिन वो किसी भी हथकंडे से उसके अंदर पहुंच सकती हैं। मैं चाहूँगा कि तुम उससे मिलते ही उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो और मुसलसल उसकी निगरानी करते रहो, आसपास का ख्याल रखो। तुम्हें किसी पर दुश्मनी का शुबा हो तो फ़ौरन मुझे इतला देना, मैं उससे निमट लूँगा। टोनी जे ने कहा, तुम फिक्र न करो, वो तुम्हारी बेटी है तो मैं दिलो जान से उसकी हिफाजत करूँगा। तुमने उसे मेरे बारे में क्या बताया है? चंडाल जोगिया उसे बताने लगा कि अनीता उसे अपने दोस्त का बेटा समझ रही है।
उसका नाम महादेव भाटिया है। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और यहाँ कारोबार करने के इरादे से आ रहे। वो दोनों बातें कर रहे थे, ज़रा अंदेशे में मुब्तला थे, लेकिन बड़ा हौसला था कि वो एक नहीं दो टेलीपैथी जाने वाले हैं। वो पूरी तरह मोहतात रहेंगे, खुद को दुश्मनों पर जाहिर नहीं होने देंगे। जैसे भी हालात पेश आएंगे उनसे निमट लेंगे। ये तो सभी सोचते हैं कि आने वाले मुसाइब से निमट लिया जाएगा, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वो मुसाइब किस नौयत के होंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही किसी मुसीबत का चेहरा दिखा सकता था। किबरिया अहमदाबाद से सफ़र करता हुआ मुंबई पहुंच गया। वो फूलमती, चंद्रामती और तारामती के साथ सफ़र करता रहा था। फूलमती ने कहा, भगवान का शुक्र है हम मुंबई पहुंच गए। चंद्रामती ने कहा, मम्मी हम सबसे पहले बेला ओबराय के पास जाएंगे, उसका शुक्रिया अदा करेंगे। हाँ, ये तो मैं रास्ते भर सोचती आई हूँ। उसने जो पेशगोई की थी वो दुरुस्त निकली है। हमें 20 लाख रुपए मिले हैं, हम बेला के लिए तोहफे खरीद कर ले जाएंगे। तारामती ने किबरिया से कहा, हमारे साथ शॉपिंग सेंटर चलो, हम वहाँ खरीदारी करेंगे। किबरिया ने कहा, मुझे माफ़ करो, इतने लंबे सफ़र से थका हुआ हूँ। अभी सामने वाले होटल में जाऊंगा और फ्रेश होने के बाद लंबी तान कर सो जाऊंगा। चंद्रामती ने बड़ी लगावट से पूछा, तुम हमें छोड़कर कहीं चले तो नहीं जाओगे? मैं इस होटल में रहकर तुम तीनों का इंतजार करता रहूंगा। वो उनसे पीछा छुड़ाकर होटल के अंदर आया। वह तीनों अपनी गाड़ी में बैठकर शॉपिंग के लिए चली गईं। किबरिया ने होटल के अंदर आकर कमरा नहीं लिया। उसका तो वहाँ एक बहुत बड़ा बंगला था। वो उन तीनों से पीछा छुड़ाने के लिए होटल के अंदर आ गया था। वो उन तीनों के जाने के बाद होटल से निकलकर एक टैक्सी में बैठकर अपने बंगले में चलाया। सफ़र की थकन थी। वो गुसल करने के बाद फ्रेश होकर बेड पर आकर लेट गया और दिमाग को हदायत देकर सो गया। वह तीनों बेला ओबराय के पास शुक्रिया अदा करने के लिए जाने वाली थी। किबरिया उसके ख्यालात पढ़ने के बाद उसकी पूरी हिस्ट्री मालूम कर चुका था और अब उसे रूबरू देखना चाहता था। उसकी ज़ात से इसलिए दिलचस्पी पैदा हो गई थी कि उसका ताल्लुक रासपुटीन के ख़ानदान से था। मौजूदा रासपुटीन चहारम व्लादिमीर उनसे दुश्मनी कर रहा था। अब देखना यह था कि बेला ओबराय भी अदनान से दुश्मनी करेगी या नहीं। उसका बाप रासपुटीन सोम अदनान को मार डालना चाहता था। उसे अपने लिए मनहूस समझता था, मगर इसके बरक्स हुआ। अदनान को हलाक करने वाला खुद ही जहन्नुम में पहुंच गया। व्लादिमीर, रासपुटीन चहारम और उसकी सौतेली मां अर्नाकोफ सभी अदनान और एना मैरिया के दुश्मन थे। बेला भी रासपुटीन सोम की बेटी थी, उसी खानदान से ताल्लुक़ रखती थी, खून का गहरा रिश्ता था। क्या वो अपने बाप का इंतकाम एना मैरिया और अदनान से लेना चाहेगी? किबरिया उसके ख्यालात पढ़कर बहुत कुछ मालूम कर चुका था, मगर मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अभी बहुत कुछ रह गया था। अब तो वो उसके अंदर जगह बना चुका था और किसी वक्त भी आराम से वो मालूमात हासिल कर सकता था। बेला सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इस तरह उसकी बीमारी और दिमागी कमजोरी से फ़ायदा उठाकर उसके अंदर यूं घुस आएगा और दूर तक पहुंचकर चोर ख्यालात पढ़कर उसकी पूरी हिस्ट्री मालूम कर लेगा। उसने सोचा था कि वह एक ज़रूरतमंद की तरह बेला के पास जाएगा और ताश के पत्तों के जरिए अपनी किस्मत का हाल मालूम करेगा। जैसा कि उसके ख्यालात पढ़कर मालूम हुआ था, वह हमेशा सच्ची पेशगोई करती है, लिहाजा उसे अपने बारे में और आइंदा ज़िंदगी के बारे में मालूमात हासिल करने की बेचैनी थी। देखना यह था कि वो उसके बारे में किस हद तक सच बोलती है। कुछ अर्सा पहले जब आर्मी इंटेलिजेंस वाले जीना और किबरिया की हकीकत मालूम करना चाहते थे और चंडाल जोगी उनके दिमाग में आना चाहता था, तब मैंने उससे पहले ही जीना और किबरिया के दिमागों पर तनवीमी अमल करके यह नक्श किया था कि वो किसी की भी ख्याल ख्वानी की लहरों को महसूस करके सांस नहीं रोकेंगे, अनजान बनकर रहेंगे और उनके चोर ख्यालात के दरवाजे बंद रहेंगे। चंडाल ने जब किबरिया के अंदर आकर उसके ख्यालात पढ़े थे तो उसे यही मालूम हुआ था कि वो हमजा खान है और वहाँ के एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, एक गैर मुल्की दवासाज कंपनी में शेयर होल्डर है। अब बेला के बारे में भी मालूम हुआ था कि वो बड़ी खामोशी से अपने पास आने वाले ग्राहकों के ख्यालात पढ़ती है। उसे ख्याल ख्वानी के जरिए बहुत कुछ मालूम हो जाता है। फिर ताश के पत्ते भी उसे बहुत कुछ बताते हैं। किबरिया जानता था कि जब वो उसके सामने जाएगा तो वो उसके ख्यालात ज़रूर पड़ेगी और धोखा खाएगी। उसे सिर्फ ये मालूम होगा कि वो हमजा खान है और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसे किबरिया की हकीकत कभी मालूम नहीं हो सकती थी। जब वो नींद से बेदार हुआ तो शाम के साए गहरे हो रहे थे, रात की तारीकी फैलने वाली थी। वो उठकर बैठ गया। फिर उसने मुंह हाथ धोने के बाद फ्रिज से कुछ निकाल कर खाया और चाय बनाकर पीने लगा। इस दौरान में उसने बेला के ख्यालात पढ़ने चाहे। उसकी आवाज़ और लबो लहजे को गिरफ्त में लेकर ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, लेकिन उसके दिमाग में पहुंचते ही वो चौंक गया। उसने सांस रोक ली थी। किबरिया की ख्याल ख्वानी की लहरें वापस आ गईं। वह हैरानी से सोचने लगा, ये कैसे हो गया। उसने बेला पर तनवीमी अमल किया था। उसके जहन में ये बात नक्श की थी कि वो किबरिया के मखसूस लबो लहजे को अपने दिमाग के अंदर महसूस नहीं करेगी और तनवीमी नींद पूरी करने के बाद भूल जाएगी कि उस पर किसी अजनबी ने अमल किया था। लेकिन खिलाफ तवक्को बात कुछ और ही हो रही थी। यानी ऐसा लग रहा था जैसे किबरिया ने उस पर तनवीमी अमल किया ही नहीं है, और अगर किया था तो उसके अमल में कोई खामी रह गई थी, या बेला ने पूरे सरार उलूम के जरिए अपने दिमाग को अपनी मर्जी के मुताबिक इस तरह ढाल लिया था कि कोई उसकी मर्जी के खिलाफ उस पर तनवीमी अमल नहीं कर सकता था। अगर करता तो इसका नतीजा यही होता कि जब वो दिमागी तवानाई हासिल कर लेती तो तनवीमी अमल यकसर ख़त्म हो जाता, जैसा कि अब हो चुका था।
किबरिया ने मुझे मुखातिब किया, पापा मैं बेला ओबराय के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, तुम्हारी मम्मा कह रही थी कि तुमने उसके ऐसे चोर ख्यालात पढ़े हैं जो अब तक हम भी नहीं पढ़ सके थे। अब तो तुम जब चाहोगे उसके अंदर पहुंच सकोगे। यही बताने के लिए मैंने आपको मुखातिब किया है कि अब उसके अंदर नहीं जा सकूंगा। मैंने पूछा, क्या खिलाफ तवक्को कोई रुकावट पैदा हो गई है? उसका दिमाग अजीबोगरीब है। मैंने उसकी बीमारी और दिमागी कमजोरी से फ़ायदा उठाकर उस पर तनमीमी अमल किया था। अब वो सेहतियाब होने के बाद, दिमागी तवानाई हासिल करने के बाद मेरे अमल से निजात हासिल कर चुकी है। अभी मैंने उसके दिमाग में पहुंचना चाहा तो उसने सांस रोक ली। रासपुटीन के ख़ानदान में अजीबोगरीब पुरस्कार उलूम सीखे जाते हैं। वो व्लादिमीर रासपुटीन चाहरम और उसकी सौतेली माँ अर्ना कौफ साहब ऐसे ही पुरस्कार उलूम के आमिल हैं। उनके दिमाग भी ऐसे ही अजीबोगरीब होंगे। जब हम उनके दिमागों में जाना चाहेंगे तो बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी। मैंने बेला की वो हिस्ट्री पढ़ी है जिसे अब तक कोई ना पढ़ सका। सोचा था आइंदा भी उसके बहुत से ख्यालात पढ़ता रहूँगा, उसके मजाज को समझूंगा कि क्या वो अदनान और रैना मैरिया से अपने बाप का इंतकाम लेना चाहेगी या उसका मजाज दूसरों से मुख्तलिफ है। तुम उसके पास जाओ, किसी तरह दोस्ती करो, उसके करीब रहा करोगे तो व्लादिमीर रासपुटीन चाहरम और उसकी सौतेली माँ अर्ना कौफ तक पहुंचने का उसे जरिया बना सकोगे। वो मेरे दिमाग से चला गया। सोचने लगा, पहले उसका ख्याल था कि वो उसकी मामूला और ताबेदार बन चुकी है, जब चाहेगा उससे मुलाकात कर सकेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता था। पहले उससे फ़ोन पर बात करना ज़रूरी था। वो मुलाकात का वक्त मुकर्रर करती, तभी वो उसके पास जाकर मिल सकता था। उसने रिसीवर उठाकर उसके नंबर पंच किए, फिर इंतज़ार करने लगा। दूसरी तरफ घंटी बजती रही, फिर एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी, हेलो कौन? मैं हमजा बेग बोल रहा हूँ। क्या तुम बेला ओबराय हो? नहीं, मैं उसकी माँ हूँ। इंतज़ार करो, मैं उसे बुलाती हूँ। वह इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज़ सुनाई दी, हेलो मैं बेला ओबराय बोल रही हूँ, फरमाइए। फरमाएं, आप कौन है? मेरा नाम हमजा खान है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मुझे इल्म नजूम से दिलचस्पी है। मैं हाथ की लकीरें पढ़ लेता हूँ, उनके मुताबिक सही हालात भी बताता हूँ और पेश गोई भी करता हूँ। तुम्हारी बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम ताश के पत्तों से किस तरह किस्मत का हाल बताती हो। मैं तुम्हारी ज़ुबानी अपने हालात मालूम करना चाहता हूँ। अगर मुझे कुछ ज़्यादा वक्त दोगी तो मैं तुम्हारी मतलूबा फ़ीस से ज़्यादा रकम अदा करूँगा। मैं अपने इल्म के मुताबिक कुछ ना कुछ आपके हालात बता सकूँगी और अपने हालात भी हाथ की लकीरों के ज़रिए मालूम करना चाहूँगी। अगर मुनासिब समझो तो तुमसे अपनी फ़ीस नहीं लूँगी। तुम भी अपनी फ़ीस तलब ना करो। हम अपनी अपनी सलाहियत से एक दूसरे को उसके हालात बता सकेंगे। फिर तो ये काम दोस्ताना अंदाज में हो सकेगा और ये मुझे मंजूर है। वह हैरत से बोली, अभी? हाँ, मुझे तुम्हारा एड्रेस मालूम है, मैं आधे घंटे में पहुँच सकता हूँ। लेकिन अब तो रात हो चुकी है, मैं शाम के बाद किसी से नहीं मिलती। ये आसमानी किताबों में नहीं लिखा है कि शाम के बाद नहीं मिलना चाहिए। ये तो अपनी मर्जी पर, अपने मजाज पर और अपने दिल पर है। तुम चाहोगी तो अभी मिल सकोगी, मैं एक टांग पर खड़ा रहूंगा। तुम्हारे हाँ कहते ही तीर की तरह पहुंच जाऊंगा। वस्ती भी बोली, तुम दिलचस्प आदमी हो। आदमी बड़ी उम्र के लोगों को कहा जाता है। मैं अभी लड़का हूँ, 17 बरस का जवान हूँ, लेकिन तुम्हारी आवाज़ में भरपूर पुख्तगी और मर्दानगी है। मेरी परवरिश ऐसी हुई है, मुझे बॉडी बिल्डिंग का शौक रहा है, अच्छा खाता पीता रहूँ, इसलिए अपनी उम्र से ज़्यादा कद्दावर और सेहतमंद दिखाई देता हूँ। तुम फ़ोन पर इस कदर बोल रहे हो, ना जाने रूबरू कितनी देर तक बैठे बोलते रहोगे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। तुम जब भी धक्का दोगी मैं बाहर निकल आऊँगा। वो खिलखिलाकर हंसने लगी, फिर बोली, चले आओ। वह रिसीवर रखकर बाहर आया, अपनी कार में आकर बैठ गया। वो बांद्रा हिल में रहता था, बेला भी उसी इलाके में रहती थी। उनके दरमियान ज़्यादा फासला नहीं था। वो कार ड्राइव करते हुए 15 मिनट में पहुंच गया। उसने दरवाजे पर पहुंचकर कॉल बेल के बटन को दबाया। थोड़ी देर में बेला ने आकर दरवाज़ा खोला, उसे सवालिया नज़रों से देखा। वो मुस्कुराकर बोला, मैंने आधे घंटे में आने की बात की थी, सॉरी, 15 मिनट पहले चलाया हूँ। वह हैरानी से बोली, इतनी जल्दी? ऐसा लगता है बाहर गली में खड़े हुए थे। फ़ोन बंद करते ही यहाँ दरवाजे पर पहुँच गई। अंदर आ जाओ। वो दोनों अंदर आ गए, ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। वो उसे सोचती हुई नज़रों से देख रही थी। उसे ताश के पत्तों ने बताया था उसकी ज़िंदगी में एक खूबरू जवान आने वाला है। उसने फरमान से भी कहा था कि उसके हाथ की लकीरें देखकर बताए वो जवान उसकी ज़िंदगी में कब आएगा। उसका दिल धड़क धड़क कर कह रहा था, वो ख्वाबों और ख्यालों से निकल कर आ चुका है। ये जो सामने बैठा हुआ है यही उसका मुकद्दर है। उसने किबरिया के फ़ोन करने के बाद उसके अंदर पहुंचकर ख्यालात पड़े थे। इन ख्यालात ने बताया था कि वाकई उसका नाम हमजा खान है, एक बिजनेसमैन है, गरीबों और मोहताजों पर अपनी दौलत लुटाता रहता है। कुछ अरसे तक सुहागन देवी के साथ रह चुका है। उस देवी के साथ अहमदाबाद जाकर हिंदुओं और मुसलमानों में करोड़ों रुपए तकसीम कर चुका है। वह सतही तौर पर किबरिया के ख्यालात पढ़ चुकी थी, लेकिन चोर ख्यालात के खाने तक नहीं पहुंच पाई थी। इस वक्त भी उसे देख रही थी और सोच रही थी। किबरिया ने मुस्कुराकर कहा, तुम मुझे मुसलसल देख रही हो और सोच रही हो, क्या कोई खास बात है? वो एकदम से चौंक गई। उसे एहसास हुआ वो बेख्तियार उसकी तरफ खिंची जा रही है और उसी के बारे में सोचती जा रही है। वह जरा संभलते हुए बोली, वो मैं सोच ही रही थी कि
पहले अपना हाथ दिखाऊंगी, ये देखना चाहूंगी कि तुम हाथ की लकीरों को कितनी सच्चाई से पढ़ लेते हो। वो बोला, मेरे अंदर भी यही तजस्सुस है कि तुम्हारे पेश किए हुए ताश के पत्तों को उठाऊं और तुम मेरी किस्मत का हाल बताओ। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम कितनी सच्चाई से मेरी किस्मत का हाल पढ़ लेती हो। मैं भी ताश की गड्डी लेकर आऊंगी, मगर प्लीज पहले मेरा हाथ देखो। उसने बायां हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। वो बोला, बायां हाथ उन लड़कियों का देखा जाता है जो अपने माँ बाप या किसी सरपरस्त पर इन्हसार करती हैं, मगर तुम किसी की मोहताज नहीं हो, खुद कमाती हो, एक भरपूर मुतहर्रिक जिंदगी गुजारी हो, इसलिए अपना दायां हाथ लाओ। उसने किबरिया के सामने दाएं हथेली फैला दी। किबरिया ने उसे दोनों हाथों से थाम लिया। बेला की सांसें ऊपर की ऊपर रह गईं। यकबार की दिल ने चीख चीख कर कहा, ये वही हाथ हैं, वही मजबूत गिरफ्त है जिसका वो इंतजार कर रही थी। किबरिया को महसूस हो रहा था जैसे वो हाथ गोश्त पोस्त का नहीं है, इसे मक्खन से तराशा गया है। वो बहुत ही खूबसूरत, नाजुक और फिसलता हुआ सा हाथ था। उसने अच्छी तरह इसे थाम लिया, कहीं फिसल ना जाए। वो हाथ की लकीरों को तवज्जो से देखने लगा। जब उसे बेला के दिमाग में जगह मिली थी और वो उसके चोर ख्यालात दूर तक पड़ रहा था, तभी उसने बेला के बारे में बहुत सी अहम मालूमात हासिल की थी। उसने पूछा, पहले तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में बताऊं या मोहब्बत और शादी के बारे में? मैं चाहती हूँ पहले मेरे दिल की बातें बताओ। वो सर झुकाकर दिल की लकीर को देखने लगा। उस लकीर पर एक उंगली फेरने लगा। बेला को हल्की हल्की सी गुदगुदी का एहसास हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। वो बोला, तुम्हारी जिंदगी में एक खूबरू जवान आने वाला है, तुम उसे ख्वाबों में और ख्यालों में देखती आ रही हो। तुम्हें यकीन है कि वो ज़रूर आएगा, तुम बड़ी शिद्दत से उसका इंतज़ार कर रही हो, क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? उसने इस बात में सर हिलाया। हाँ, ये दुरुस्त है। तुम गैर मामूली सलाहियतों की हामिल हो। जो तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा वो भी तुम्हारी सलाहियतों के मुताबिक होगा, लेकिन तुम दोनों के दरमियान में एक बात आड़ी आएगी। उसने बेचैनी से पूछा, वो क्या बात होगी? बात यह है कि तुम यहूदी और वो यहूदी नहीं होगा, उसका ताल्लुक किसी दूसरे मज़हब से होगा। कोई बात नहीं, मैं प्यार मोहब्बत से उसे यहूदी बना लूंगी। वो इनकार में सर हिलाकर बोला, नहीं, जो तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा वो बहुत ज़िद्दी और मुस्तकिल मिजाज होगा। वो सोच में पड़ गई, थोड़ी देर के लिए भूल गई कि अपना हाथ उसके हाथों में दे रखा है और उसे आगे भी बहुत कुछ पूछना है। वो बोला, तुम बहुत मजबूत इरादे की मालिक हो, लेकिन अपने महबूब के सामने तुम्हारे इरादे मुतजलजल हो जाया करेंगे। क्या हाथ की लकीरें ये बता सकती हैं कि वो मेरी ज़िंदगी में कब आएगा? ये बता रही हैं, वो आ चुका है। उसने चौंक कर किबरिया को देखा। वो अनजान बना हुआ उसके हाथ की लकीरों पर झुका हुआ था, जैसे उसका रद्द-ए-अमल समझ नहीं रहा हो। फिर उसने पूछा, क्या तुम ये बता सकते हो कि वो कैसा होगा और उसका ताल्लुक किस मज़हब से होगा? मैं बता चुका हूँ, वो खूबरू, कद्दावर और सेहतमंद होगा, मगर उसका मज़हब क्या होगा ये हाथ की लकीरें नहीं बता रही हैं। उसका हाथ किबरिया के हाथ में था। उसे यूं लग रहा था जैसे वो हाथ कैद होकर रह गया हो, और वो कैद उसे बहुत अच्छी लग रही थी। किबरिया ने कहा, तुम्हारी जहानत की लकीर कह रही है कि तुम बहुत ज़हीन और काबिल लड़की हो। तुमने कई तरह के अलूम सीखे हैं और वो गैर मामूली अलूम है जो आमतौर पर लोग नहीं सीख पाते। बेला नहीं चाहती थी कि वो उसके पुरस्रार उलूम के बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात हासिल करे। उसने बात बदलते हुए कहा, मेरी ज़िंदगी की लकीर देखो और इसके बारे में कुछ कहो। वो उसकी ज़िंदगी की लकीर पर उंगली फेरते हुए बोला, तुम्हारी ज़िंदगी खाना बदोशों जैसी है। तुम बहुत दूर से आई हो, हिंदुस्तान तुम्हारा मुल्क नहीं है। ज़िंदगी बहुत लंबी है, पता नहीं तुम्हें अभी कितनी दूर जाना है। पहले तुम जिस जगह रहती थी वहाँ तुम्हारे दुश्मन है। उन्हें मालूम हो चुका है कि तुम गैर मामूली उलूम की हामिल हो और उन उलूम के हवाले से उनकी बराबरी कर रही हो। वो परेशान होकर सुन रही थी और समझ रही थी कि व्लादिमीर रास्पुटिन चहारम और उसकी सौतेली मां अर्नाकोफ ने माजी में दुश्मनी की थी, उसकी माँ को तलाक दिलाई थी। तब से वो माँ के साथ हिंदुस्तान आकर रूपोशी की ज़िंदगी गुजार रही थी। उन खून के रिश्तों पर जो जानी दुश्मन है, ये जाहिर नहीं करना चाहती थी कि वो उनकी तरह पुरस्रार उलूम की आमिल है। और अब किबरिया उसे बता रहा था कि उसका ये भेद खुल चुका है और उसका सौतेला भाई और सौतेली माँ उसे तलाश कर रहे हैं। उसने परेशान होकर पूछा, क्या वो मुझे ढूंढ लेंगे? एक न एक दिन सामना ज़रूर होगा, और उस वक्त तक तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा आइडियल, तुम्हारा मुहाफिज आ जाएगा, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। बेला ने इत्मीनान की सांस ली। ऐसे वक्त बेख्याली में उसने बड़ी लगन से किबरिया को देखा। जब उसे नजरें मिली तो वो झीम कर सर झुकाकर बोली, बेशक तुम इल्म नजूम में माहिर हो, मेरे माजी और हाल की बहुत सी सच्ची बातें बता रहे हो, मुस्तकबिल के बारे में जो कह रहे हो उस पर यकीन आ रहा है। ऐसा हो सकता है वाकई मेरे दुश्मन है। मैं और मम्मी कोशिश करते हैं कि कभी उनसे सामना ना हो, लेकिन मुकद्दर की लकीरें कह रही हैं तो फिर सामना होगा। देखूंगी कि क्या होगा। फिर वो एक गहरी सांस लेकर बोली, मैं अपनी मम्मी के साथ बहुत तवील अरसे से तनहा जिंदगी गुजारी हूँ। अब तन्हाई मुझे डस रही है। मेरी ज़िंदगी में मेरे आइडियल को आ जाना चाहिए। किबरिया ने कहा, वो आएगा ज़रूर, मगर खुद नहीं आएगा, तुम्हें लाना होगा। तुम उसे हौसला दोगी तो वह तुम्हारी तरफ बढ़ेगा। बेला ने झिझकते हुए पूछा, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़की आ चुकी है? किबरिया ने चश्मे तसव्वुर में जीना को देखा, फिर कहा, हाँ, एक लड़की आई थी।
तुमने सुहागन देवी का नाम सुना होगा। वो एक अधूरी लड़की है, मुकम्मल नहीं होना चाहती है, ऑपरेशन से डरती है। हमारे साथ कभी नहीं हो सकेगा। हम ना तो कभी शादी कर सकेंगे और ना इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। लिहाजा हमने एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार कर लिया। क्या उससे फिर नहीं मिलोगे? तकदीर मिलाएगी तो ज़रूर मिलूंगा। हम सब तदबीरें बहुत करते हैं और खुश होते हैं कि अपनी तदबीरों से जिए जा रहे हैं, जबकि तकदीर हर तदबीर के पीछे रहती है। उसकी मर्जी से हमारी तदबीर कामयाब होती है और उसी की मर्जी से नाकाम होती है। तुम तदबीरें करती रहो, जब तकदीर मंजूरी देगी तभी तुम्हारी तदबीरें कामयाब हो सकेंगी। बेशक हम बेहतरीन तदबीरें सोचते रहते हैं और उन पर अमल करते हैं, लेकिन वो तदबीरें कुदरती हालात के मुताबिक कभी कामयाब होती हैं और कभी नाकाम रह जाती हैं। मैंने बहुत कुछ बताया है, अब तुम्हारी बारी है। ताश के पत्ते ले आओ। वो वहां से उठकर अपने बेडरूम में गई। फिर कुछ देर बाद ताश की गड्डी लेकर आ गई। उसके सामने बैठकर इन्हें फेंटते हुए बोली, तुम्हारे साथ मैं भी पत्ते उठाऊंगी और अपनी किस्मत का हाल मालूम करूंगी। उसने गड्डी उसके सामने रखी। किबरिया ने गड्डी काटी। वो बाकी गड्डी उठाकर उसके पत्ते किबरिया के सामने और अपने सामने रखने लगी। दोनों के सामने सात सात पत्ते आ गए। वो सब उल्टे रखे हुए थे। ये पता नहीं था कि किसके पास कौन सा पत्ता गया है। वो बोली, हमें इन 7 पत्तों में से 3 पत्ते बारी बारी उठाने हैं, पहले मैं उठाती हूँ। उसने एक पत्ता उठाया, वो चिड़िया का छक्का था। किबरिया ने अपना एक पत्ता उठाया, वो चिड़िया का सत्ता था। उसने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? वो बोली, जो मैं सोच रही हूँ उसके मुताबिक मेरे पत्ते से तुम्हारा एक पत्ता बड़ा हुआ करेगा, तो इसके बाद मैं बताऊंगी इसका मतलब क्या है। उसने ये कहकर दूसरा पत्ता उठाया, वो ईंट का दहला था। इसके जवाब में किबरिया ने दूसरा पत्ता उठाया तो वो ईंट का गुलाम था। वो बोला, मेरा दूसरा पत्ता भी तुम्हारे पत्ते से बड़ा है। वो अंदर ही अंदर खुश हो रही थी, जो चाहती थी वही हो रहा था। उसने तीसरा पत्ता उठाया तो वो लाल पान की बेगम थी। किबरिया ने इसके जवाब में अपना पत्ता उठाया तो वो लाल पान का बादशाह था। वो खुशी से खिल गई। किबरिया ने हैरानी से पूछा, जीत मेरी हुई है? मेरे तीनों पत्ते तुम्हारे पत्तों पर भारी पड़ते रहे हैं। मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन तुम हार कर खुश हो रही हो। वो बोली, ये कोई 3 पत्तों का खेल नहीं है। मैं अपनी और तुम्हारी तकदीर मिला रही थी। मेरे और तुम्हारे 3 3 पत्तों ने यह साबित कर दिया है कि मैं तुम्हारे जेर असर रहने वाली हूँ और तुम मुझ पर भारी पड़ने वाले मेरे आइडियल हो। किबरिया ने उसकी तरफ झुककर उसके खूबसूरत से हाथ को थाम लिया। इस हाथ के साथ उसकी जिंदगी की तमाम लकीरें भी किबरिया के नाम हो रही थीं। व्लादिमीर रास्पुटिन चाहरम की परेशानी बढ़ गई थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि जिस माँ को लड़ झगड़ कर उसने अपने बाप से तलाक दिलवाई थी और उन माँ बेटी को मुल्क बदर कर दिया था, वही बेटी उसके बराबर पुरस्रार उलूम हासिल कर चुकी होगी। वो हमेशा अपने जायचे का मुतालिया करता रहता था। अपने अलावा उसने सौतेली माँ अर्नाकोफ का भी जायचा बनाया था और उस पर भी नज़र रखता था। ये समझता रहता था कि उस सौतेली माँ की तकदीर क्या कह रही है, उसका हाल और मुस्तकबिल क्या है। इसी तरह उसने अदनान का भी जायचा बना रखा था। जो भी उसे कांटे की तरह चुभता था, वो उसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए अपने पुरस्रार उलूम से इस्तिफादा हासिल करता था। वह एना मैरिया के बारे में भी मालूमात हासिल करता रहता था। उसके पुरस्रार उलूम ने बताया था कि एना मैरिया गैर मामूली सलाहियतों की हामिल है। उसके पीछे कोई पुरस्रार कुव्वत छुपी हुई है, जो उसकी रहनुमाई भी करती और हिफाजत भी। व्लादिमीर ये नहीं जानता था कि शिवानी उसकी पुश्त पर है। वो आईने में शिवानी का अक्स देखकर पुरस्रार कुव्वतें हासिल कर लेती है। मसलन वो टेलीपैथी नहीं जानती थी, लेकिन शिवानी की आंखों में झांककर अदनान के दिमाग में पहुंच जाती थी। किसी पर्दे या दीवार के पीछे मालूम करना होता कि वहां क्या है, तो शिवानी का अक्स उसे बता दिया करता था। एना मैरिया के सिलसिले में व्लादिमीर की सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वो उसके दिमाग में पहुंचकर भी उसके ख्यालात नहीं पढ़ सकता था। उसकी सोच की लहरें उसके दिमाग के आर पार हो जाती थीं। कुछ समझ में नहीं आता था कि ये कुदरत का क्या करिश्मा है। वो 2 वजूहात की बिना पर एना मैरिया का दुश्मन बन गया था। एक वजह तो ये थी कि वो अदनान की माँ बनकर उसे तहफ़्फ़ुज़ दे रही थी। दूसरी वजह ये थी कि एना मैरिया का जायचा, उसका नाम और अदाद ये बता रहे थे कि वो गैर मामूली सलाहियतें रखने वाली लड़की उसकी ज़िंदगी में आ जाएगी, तो वो उसकी सलाहियतों से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करता रहेगा। इसीलिए वो एना मैरिया को ज़िंदा रखना चाहता था। उसे अगवा करने की कोशिशों में लगा रहता था। इसके बरक्स अदनान को मार डालना चाहता था, क्योंकि उसे हलाक करने के सिलसिले में एक कुबाहत थी। उसके पुरस्रार उलूम कह रहे थे कि अगर वो इस बच्चे को अपने हाथों से हलाक करेगा, तभी वो तबाही और बर्बादी से महफूज रहेगा। उस बच्चे के पीछे उसकी मौत छुपी हुई है। वो बच्चा तो उसे हलाक नहीं करेगा, लेकिन उसके पीछे रहने वाले उसे मौत के घाट उतार देंगे। लिहाजा इस बच्चे को अपने हाथों से हलाक करना लाजमी हो गया था। वो गुस्से के साथ अपने आलेकारों से कहता था कि अदनान जहां दिखाई दे उसे गोली मार दो, लेकिन वो उन्हें अमली तौर पर ऐसा करने से बाज रखता था। इसलिए उसने अदनान को अगवा करने के बाद किसी आलेकार के जरिए कत्ल नहीं करवाया। उसे जजीरा कैपरी पहुंचाना चाहता था। उस जजीरे से एक हेलीकॉप्टर के जरिए उसे स्पेन पहुंचाया जाता।
वहां व्लादिमीर उसकी मौत बनकर बैठा हुआ इंतजार कर रहा था, लेकिन सोनिया ने उसकी सारी साजिशों पर पानी फेर दिया था। वो नाकाम होने के बाद फौरन ही दूसरा हमला करना चाहता था। अदनान को तलाश करके फिर अगवा कराना चाहता था, लेकिन हालात उसके मुवाफिक नहीं थे। एक तो अदनान को पता नहीं कहाँ छुपाया गया था, दूसरा ये कि सोनिया और उसके टेलीपैथी जानने वाले ये मालूम कर चुके थे कि उसका ताल्लुक रूस से है। उसका नाम व्लादिमीर रास्पुटीन चहारम है। इसके अलावा वो ख्याल ख्वानी करने वाले उसके पूरे खानदान तक पहुंच गए थे और बहुत सी मालूमात हासिल कर चुके थे। सोनिया और उसके टेलीपैथी जानने वालों की तेज़ रफ्तारी कह रही थी कि वो उन पर किसी भी सिमत से ज़बरदस्त हमला करने वाले हैं। मौजूदा हालात में व्लादिमीर को सबसे पहले अपनी सलामती की फ़िक्र लायक हो गई थी, इसलिए वो अपने और अपने मुखालफिन के जायचे देख रहा था और पुरस्रार उलूम के ज़रिए आइंदा के हालात मालूम करना चाहता था। वो जितने हालात मालूम कर रहा था उतनी ही परेशानियां बढ़ती जा रही थी। ये एक नई परेशानी कम नहीं थी कि उसकी सौतेली बहन बेला पुरस्रार उलूम के मामलात में उससे भी किसी तरह कम नहीं। जब वो अपना जायचा देखा करता और दूसरे उलूम से अपने बारे में मालूमात हासिल करता, उस वक्त ये मालूम होता कि उसके अपनों की तरफ से भी मुसीबतें नाजिल हो सकती हैं। मौत तो अदनान के हवाले से ही आएगी, लेकिन अपने रिश्तेदारों के जरिए भी शामत आ सकती है। ऐसी मालूमात हासिल करते वक्त वो यही सोचता रहा कि अपनों में उसकी सौतेली माँ अरना कौफ है। उसका बेटा अनौप कौफ दायमी मरीज है, उसकी तरफ से खतरा नहीं है, लेकिन उस दायमी मरीज की छोटी बहन है जिसका नाम ताशा कौफ है और वो भी पुरस्रार उलूम की हामिल है। व्लादिमीर को उन सौतेली माँ और बहन से खतरा लाहिक रहता था। उसके पुरस्रार उलूम यही कहते थे कि उन सौतेलों से अगरचे मौत नहीं आएगी मगर शामत आती रहेगी। उस वक्त तक वो सिर्फ सौतेली माँ और सौतेली बहन ताशा कौफ के बारे में सोचता रहा था। अब एक नई बात मालूम हुई थी कि जो सौतेली बहन एनाबेला वहाँ से गई थी, वो भी उसके लिए खतरे का बायस बन सकती है। उसकी तरफ से भी मुसीबतें नाजिल हो सकती हैं। लिहाजा ये सुराग लगाना ज़रूरी हो गया था कि वो कहाँ है, किस मुल्क में और क्या करती फिर रही है। एनाबेला उसके ख़ानदान में पैदा हुई थी, इसलिए उसकी तारीख पैदाइश मालूम थी। उसने उसका जायचा बनाया था और उसका बगौर मुतालिया करता रहा था। इस सिलसिले में उसने दूसरे पुरस्रार उलूम से भी बहुत कुछ मालूम किया था। इतना पता चला था कि वो दूसरी लड़कियों से मुख्तलिफ है, यानी गैर मामूली है, और उन दिनों जुनूब मशरकी एशिया के किसी हिस्से में ज़िंदगी गुजारी है। वो ये मालूम करना चाहता था कि एनाबेला के बारे में किस हद तक सही मालूमात हासिल कर रहे। वो जानता था कि उसकी सौतेली माँ अरना कौफ भी सुकून से नहीं होगी, वो भी उसके बारे में मालूमात हासिल कर रही होगी, लिहाजा उससे भी कुछ मालूम करना चाहिए। वो अपने सौतेले भाई अनौप कौफ के दिमाग में आया। फिर बोला, अपनी माँ को बुलाओ, मैं व्लादिमीर बोल रहा हूँ। उसने माँ को आवाज़ दी, माँ मेरे दिमाग में व्लादिमीर आया है और तुमसे बात करना चाहता है। माँ ने किचन से जवाब दिया, मैं अभी आ रही हूँ, इंतज़ार करो। व्लादिमीर ने अपने सौतेले भाई से कहा, मैं तुम्हारे ख्यालात पढ़कर मालूम करता रहता हूँ, तुम साबी कमज़ोरियों का शिकार रहते हो। तुम्हारी माँ अपने पुरस्रार उलूम के ज़रिए तुम्हारा इलाज क्यों नहीं करती है? वो इलाज करती रहती है, इसीलिए तो मैं सेहतमंद जवानों की तरह चलता फिरता हूँ, क्लबों में जाता हूँ, सैर व तफरी करता हूँ। व्लादिमीर ने कहा, तुम्हारे ख्यालात से यही मालूम होता है कि अब तुम जिस्मानी तौर पर महरूम नहीं हो, मगर दिमाग कमज़ोर है। जो बात तुम्हारे जहन में नक्श की जाए उसे थोड़ी देर बाद ही भूल जाते हो। क्योंकि वो सब एक ही खानदान के फ़र्द थे, इसलिए व्लादिमीर ये अच्छी तरह जानता था कि उसका वो सौतेला भाई अनौपकॉफ बचपन ही से बीमार रहता था। उसके बाप रास्पुटीन सोम ने कह दिया था कि मेरी यही एक औलाद ऐसी है जिसे मैं अपने तमाम पुरस्रार उलूम नहीं सिखा पाऊंगा। ये एक भी इल्म नहीं सीख सकेगा, लिहाजा इसे इसके हाल पर छोड़ दिया जाए। अलबत्ता उसकी छोटी बहन ताशा कौफ बहुत ज़हीन और समझदार थी, उसने बहुत कुछ सीख लिया था। व्लादिमीर अपनी सौतेली बहन ताशा के बारे में कुछ नहीं जानता था कि सौतेली माँ ने उसे कहाँ छुपा कर रखा है, वो कहाँ रहती है और उसकी माँ उसे किन मामलात में मसरूफ़ रखती है। इसका इंकशाफ आगे चलकर होने वाला था। अर्नाकॉफ ने अपने बीमार बेटे के दिमाग में आकर कहा, बोलो व्लादिमीर, क्यों आए हो? वो बोला, जब से मुझे मालूम है कि वो मेरी सौतेली बहन एनाबेला पुरस्रार उलूम सीखने के बाद ही यहाँ से अपनी माँ के साथ गई है, तब से मैं फ़िक्र में मुब्तला हूँ। तुम्हें भी फ़िक्रमंद होना चाहिए, वो किसी वक्त भी हमारे लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि हम दोनों ने ही लड़ झगड़ कर उसकी माँ को तलाक दिलवाई थी और उन दोनों को यहाँ से भगा दिया था। अर्नाकॉफ ने कहा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि जब से तुमने एनाबेला के बारे में ऐसी खबर सुनी है तब से तुम्हारा सुकून गारत हो रहा होगा। तुम बहुत ही कमीने हो। अपने मुकाबले में अपने किसी भाई और बहन को पनपते नहीं देखोगे। उनके पुरस्रार उलूम तुम्हें खटकते रहेंगे, इसलिए मैंने अपनी बेटी ताशा को तुमसे बहुत दूर कर दिया। तुम उसका सुराग लगाने की बड़ी कोशिशें करते रहते हो और नाकाम होते रहते हो। मेरे जीते जी तुम कभी मेरी बेटी ताशा तक नहीं पहुंच पाओगे। वो बोला, मैं तुम्हारी दुश्मनी को समझ रहा हूँ, तुम मेरे लिए खुले दुश्मन हो और बेटी को पर्दे में रखा है। वो तारीकी में चलने वाली गोली की तरह किसी दिन किसी वक्त भी मेरी तरफ आ सकती है।
वो बोली, फिलहाल मेरी बेटी ताशा की तरफ से मुतमईन रहो, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि तुम उसके बाप के कातलों से इंतकाम लेने में मसरूफ हो। जब तुम इंतकाम ले लोगे, फरहाद और सोनिया जैसे पहाड़ से टकराने के बाद तुम जिंदा रहोगे, तब हम तुम्हारे बारे में सोचेंगे। ये बताओ कि अभी क्यों आए हो? मैं मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनाबेला अपनी माँ के साथ किस मुल्क में है। यकीनन तुम भी उसके बारे में बहुत कुछ मालूम कर चुकी होगी। बेशक किसी भी दुश्मन से बेखबर नहीं रहना चाहिए। मेरी वो सौतेली बेटी मेरे सामने की बच्ची है। मैं उसे चुटकियों में मसल सकती हूँ, फिर भी उसे कमज़ोर नहीं समझूंगी। उसकी तरफ से मोहतात रहूंगी। मेरी मालूमात के मुताबिक वो माँ बेटी जनूब मशरकी एशिया के किसी हिस्से में है। मेरी मालूमात भी यही कहती हैं कि वो रैनाबेला पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका में है। तुम यकीनन अपने आलाकारों के ज़रिए उससे तलाश करोगी। ये भी कोई पूछने की बात है, तुम भी तो यही करोगे। वो दोनों एक दूसरे को टालने वाली बातें कर रहे थे, अपना अपना तरीक़ाकार नहीं बता रहे थे। अर्नाकोफ ने कहा, बहुत बातें कर चुके हो, अब मेरे बेटे के दिमाग से जाओ। वो वहां से जाना चाहता था मगर ठिठक गया, रुक गया। उसे बीमार ओनोपकॉफ के दिमाग में एक अजनबी भारी भरकम सी आवाज़ सुनाई देने लगी। वो उससे बीमार की माँ को मुखातिब करके कह रहा था, अर्ना, मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि अपने बेटे के दिमाग में इतनी लंबी गुफ्तगू नहीं करोगी। अर्नाकोफ ने परेशान होकर कहा, मैं क्या करूं, ये मेरा सौतेला बेटा जब चाहता है मेरे बीमार बेटे के अंदर आ जाता है। मैं इसे जबरन भगा नहीं सकती। उस भारी भरकम आवाज़ ने कहा, इस कुत्ते से कहो अभी इसकी उम्र बाकी है, ये कुछ अरसे जिएगा, इसलिए मैं अभी इस पर थूकने नहीं आ रहा हूँ। जब वक्त आएगा तो ऐसा थूकूंगा कि ये मेरे मुंह से बलगम की तरह निकलकर मौत के मुंह में चला जाएगा। व्लादिमीर रास्पुटिन चहारम ने गुस्से से कहा, अबे कुत्ता होगा तू, तेरा बाप और तेरे खानदान के लोग, तू है कौन? फिर उसने अर्नाकॉफ से पूछा, ए खबीस बुढ़िया, ये तूने किस यार को पाल रखा है? कौन है ये जो टेलीपैथी भी जानता है और मुझे चैलेंज करने की जुर्रत कर है? उस अजनबी ने हल्का सा कह कहा यूं लगाया जैसे ताना दे रहा हो। अर्नाकॉफ ने कहा, व्लादिमीर, तू इस शख्स को गाली ना दे, ये गाली तुझे बड़ी महंगी पड़ेगी। बकवास ना कर, मुझे इससे डराने की कोशिश ना कर, ये बता कि यह है कौन? तेरे जैसी खतरनाक औरत इसकी हमायत कर रही है, तो इसका मतलब यही हुआ कि तूने इसे अपना यार बना लिया। ये बात नहीं है, तू नहीं समझ सकेगा। इसने मुझे बहुत ही मजबूर और बेबस बना रखा है। वो नागवारी से बोला, तुझ जैसी खतरनाक चुड़ैल को कोई मजबूर और बेबस बनाएगा? ये मैं कभी यकीन नहीं कर सकता। सच बता कि ये है कौन? अर्नाकॉफ ने कहा, क्या तेरे पास अकल नाम की कोई चीज़ नहीं? क्या तू ये नहीं देख रहा है कि ये मेरे बेटे के दिमाग में आ जाता है? ये किसी वक्त भी उसे हलाक कर सकता है। फिर मैं इसका क्या बिगाड़ लूंगी? फिर वो अजनबी कहका सुनाई दिया। वो हंसते हुए कह रहा था, मैं इस कुत्ते को भी मजबूर और बेबस बना सकता हूँ, लेकिन तू अच्छी तरह जानती है कि मैं इसे ढील क्यों दे रहा हूँ। अर्नाकॉफ ने कहा, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, मगर ये नहीं जानता। इस बात को यहीं ख़त्म करो। प्लीज़ मेरे बच्चे के दिमाग से चले जाओ। वो भारी भरकम आवाज़ सुनाई दी, मैं जा रहा हूँ, 5 मिनट के बाद आकर देखूंगा। अगर ये शख्स मौजूद रहा तो फिर मैं तेरे बेटे के दिमाग से नहीं जाऊंगा, इसे धीमी धीमी सी अजियत दूंगा। तू खुद को बहुत चालाक समझती है, अपने बेटे को किसी तरह सेहतियाब बनाकर थोड़ा पुरस्कार इलम सिखाना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस खानदान में जो भी पुरस्कार इलम जानता है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अर्नाकॉफ ने कहा, तू मुझे गलत समझ रहा है। मेरे बेटे के दिमाग में पहुंचकर ये अच्छी तरह जानता है कि ये किसी भी तरह का इलम सीखने के काबिल नहीं है। मैं इसे कुछ नहीं सिखा रही हूँ। तो फिर तू अपने सौतेले बेटे से दोस्ती कर रही है, उसे साजबाज करके मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। तू ख्वामखा मुझ पर शुबा करता है। तुझे निमटना है तो मेरे उसी सौतेले बेटे से निमट ले। हमारे लिए क्यों मुसीबत बना हुआ है? तूने ही कहा था कि मैं अभी व्लादिमीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊं, उसे दूर ही रहूं। अब बात क्यों बदल रही है? सिर्फ अपने बेटे की सलामती के लिए ऐसी बात कर रही हूँ, वरना मैं यही चाहती हूँ कि जब तक ये मेरे मरहूम शौहर राजपटीन सोम का इंतकाम दुश्मनों से ले रहा है, उस वक्त तक तू इससे दुश्मनी ना कर। मैं अपने सौतेले बेटे से कभी दोस्ती नहीं करूंगी, इससे कभी समझौता नहीं करूंगी। मैं इस बात की बहुत बड़ी जमानत तुझे दे चुकी हूँ। अब तो तुझे मुझ पर भरोसा करना चाहिए। वो कायल होकर बोला, मैं जा रहा हूँ, मगर इस कुत्ते को भी चले जाना चाहिए। वो चला गया। रास्पुटीन चहारम व्लादिमीर गुस्से से उसे गालियां देने लगा। अर्नाकॉफ ने कहा, क्यों बकवास कर रहे हो? दुश्मन खामोश है, तेरी तरफ नहीं आ रहा। मैंने उसे रोक रखा है, फिर क्यों उसे भड़का रहा है? तू ये क्या गेम खेल रही है? मुझे अब इस पर गौर करना होगा। तू इतनी मक्कार है कि अब तक इस बात को छुपा रखा था। अगर मैं अचानक उस बीमार के दिमाग में ना आता तो मुझे कभी पता ना चलता कि तूने किससे यारी कर रखी है। जब तक तू मुझे उसके बारे में नहीं बताएगी, मैं इस बीमार के दिमाग से नहीं जाऊंगा। अर्नाकॉफ ने कहा, यह जो अभी आया था, आवाज़ 100 है। तुझे पता है तेरे दादा परदादा रास्पुटीन अव्वल ने आवाज़ 100 के दादा को ज़ारूस के महल में दाखिल होने नहीं दिया था।
उसका दादा वहाँ बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे दादा रास्पुटिन अव्वल की साजिशों के बायस उसे मौत के घाट उतार दिया गया। व्लादिमीर ने कायल होकर कहा, हाँ, ये कमबख्त मेरे बाप से भी इंतकाम लेने की कोशिश करता रहा था, लेकिन नाकाम रहा था। उसके बाद अचानक ही कहीं रूपोश हो गया था। मैं समझ रहा था कि ये मर चुका है। ये कमबख्त तो शैतान की औलाद की तरह जिंदा है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें इसके बारे में बताऊं। सोचा था कि जब तुम दुश्मनों से इंतकाम ले लोगे, तब मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगी कि ये किस तरह हम सबको रफ्ता रफ्ता मजबूर और बेबस बनाता जा रहा है। वो गुस्से से बोला, कबीस बुढ़िया, तू मजबूर क्यों हो गई थी? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुझे अपनी मजबूरी क्या बताऊं? तुझे तो सुनकर शर्म भी नहीं आएगी कि मैंने अपने बीमार बेटे के लिए तेरी बहन को उसके पास गिरवी रखा है। वो गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, क्या तूने अपनी बेटी और मेरी सौतेली बहन ताशा को उसके पास गिरवी रखा है? क्या मतलब है? क्या उसने उसे दाश्ता बना रखा है? मैं नहीं जानती, मुझसे और कुछ ना पूछो। फॉर गॉड सेक यहाँ से चला जा, वरना वह भी आता होगा। तूने ऐसी चौंका देने वाली शर्मनाक बातें बताई हैं कि मुझे जाना ही होगा, और अपने तौर पर तन्हाई में संजीदगी से गौर करना होगा कि मैं इस शैतान के बच्चे के खिलाफ किस तरह महाज बना सकता हूँ। वो खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद अर्नाकॉफ ने पूछा, क्या तू जा चुका है? नहीं, मैं उस शैतान के बारे में और तुझ जैसी चुड़ैल के बारे में सोच रहा हूँ। अब सोचने के लिए क्या रह गया है? मैं कह रही हूँ कि वो आएगा तो ख्वामखा बात बढ़ेगी। प्लीज़ यहाँ से चला जा। चला जाऊंगा, मगर मेरी अकल तस्लीम नहीं कर रही है कि तुझ जैसी मक्कार चुड़ैल किसी के काबू में आ जाएगी। सच बता, तू ये क्या गेम खेल रही है? मुझे उल्लू बना रही है। बात कुछ और होगी और तू मुझे धोखा देने के लिए आवाज़ सौम को पैदा कर रही है। मेरे एक अंदाजे के मुताबिक वो कहीं मर खप चुका है। वो बोली, कमबख्त, वो आवाज़ मेरे हवास पर छाया हुआ है। मेरे बेटे के अंदर चला आता है। मेरी बेटी को उसने ये रगमाल बना रखा है। इस पर भी तू कहता है कि मैं मक्कारी दिखा रही हूँ? तो चल यही सही, मगर फॉर गॉड सेक मेरे बेटे के अंदर से चला जा। ठीक है, जा रहा हूँ। मैं गौर करूंगा। तो इस किस्म के ड्रामे मेरे बाप की ज़िंदगी में भी प्ले करती रही है, अब भी ऐसा ही कर रही है। मैं समझने की कोशिश करूंगा। व्लादिमीर दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। अब उसकी ज़िंदगी में एक नई मुसीबत का इजाफा हो गया था। पहले वो समझता था कि सिर्फ सौतेली माँ और सौतेली बहन से ही निमटना है। फिर उसने अदनान और एना मैरिया से इंतकाम लेने का इरादा किया और अब उस पर अमल कर रहा था। इसके बाद पता चला कि एक और सौतेली बहन एनाबेला पुरस्रार उलूम सीखने के बाद इस दुनिया के किसी हिस्से में पहुंची हुई है और शायद कभी उससे टकराने वाली है। वो एनाबेला के बारे में मालूमात हासिल कर रहा था। ऐसे में ये बुरी खबर मिली कि एक और नया दुश्मन आवाज़ोन पैदा हो गया। ये दुनिया दोस्ती से कायल रहती है। दुश्मनी की जाए तो एक दुश्मनी के बाद दूसरी दुश्मनी जन्म लेती रहती है। ये ऐसी दलदल है कि निकलते निकलते इंसान इसमें धंसता चला जाता है। अनीता एक फ़्लाइट के ज़रिए दिल्ली से मुंबई तक पहुंच गई और अब उसे उस फ्लाइट का इंतज़ार था जो अमेरिका से आ रही थी और जिसमें उसका नया मेहमान महादेव भाटिया टोनी जे आ रहा था। चंडाल जोगिया की मसरूफियात तीन तरफा थी। एक तरफ तो वो इंदिरा कोठानी की निगरानी कर रहा था जो शिमला पहुंचा हुआ था और अभी ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजार रहा था। उससे बहुत से काम लेने थे, लेकिन चंडाल को अभी टोनी जे की आमद का इंतज़ार था। दूसरी तरफ वो टोनी जे की तरफ ध्यान दे रहा था। इस वक्त वो एक त्यारे में सफ़र कर रहा था और चंद घंटे बाद मुंबई पहुंचने वाला था। तीसरी तरफ अनीता की तरफ ध्यान देना जरूरी था, क्योंकि वो मुंबई पहुंची हुई थी और वहां फरमान मौजूद था। वो नहीं चाहता था कि बेटी फिर उसे टकरा जाए और उससे मुतासिर हो जाए। उसे उम्मीद तो नहीं थी कि ऐसा होगा, लेकिन अंदेशे जन्म लेते ही रहते हैं। इत्तफाकन ऐसा हो सकता था। टोनी जे त्यारे में सफ़र कर रहा था। उसके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता था। कोई दुश्मन भी उसे टकरा सकता था। इसलिए वह उसके दिमाग में बार बार जा रहा था। टेलीपैथी बहुत बड़ा हथियार है। इसके ज़रिए नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात जो बात मुमकिन होती है वो भी टेलीपैथी के ज़रिए समझ में नहीं आती। इस वक्त भी चंडाल ये नहीं समझ सकता था कि टोनी जे के आसपास और अनीता के आसपास तकदीर क्या खेल खेल रही है। मुकद्दर के खेल सबकी समझ में नहीं आते। अगर आ जाते तो इंसान तकदीर से पहले अपनी बाजी जीत लिया करता। जिस त्यारे में टोनी जे सफ़र कर रहा था उसी त्यारे में एक नौजवान औरत भी सफ़र कर रही थी। उसका नाम अर्चना था। वो और टोनी एक दूसरे से दूर बैठे हुए थे। एक दूसरे को ना तो जानते थे और ना ही ऐसे आसार थे कि आइंदा जान सकेंगे। अर्चना के पास एक जर्द रंग का बैग था। उस बैग की खासियत ये थी कि उसके दरमियानी हिस्से में एक ऐसी तह बनी हुई थी जिसके अंदर स्मगल की जाने वाली कोई भी चीज़ छुपा कर रखी जा सकती थी। इस बैग में ऊपर नीचे अर्चना की ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई थी और उनके दरमियान छोटे छोटे कीमती हीरे छुपा कर रखे गए थे। वो इन हीरों को देख रही थी और परेशान हो रही थी। वो बेशकीमत हीरे जिनकी मालियत तकरीबन 3 करोड़ रुपए थी, इस बैग में कहाँ से आ गए, कैसे आ गए? वो हीरे अमेरिका से वापसी पर उसे करोड़पति बना सकते थे। उन्हें इस बैग में किसने पहुंचाया?
अर्चना की जहनी हालत ऐसी थी कि वह इन हीरों के बारे में कुछ जानती थी और कुछ नहीं। एक हफ्ते पहले उसकी मुलाकात कालिया असरानी से हुई थी। कालिया असरानी हिप्नोटिज्म का माहिर था और तनवीमी अमल के जरिए जहनी मरीजों का इलाज किया करता था। अर्चना उन दिनों दिमागी उलझनों में थी। उसकी शादी एक ऐसे शख्स से हुई थी जिसे वो अच्छा खाने कमाने वाला समझती थी। शादी के बाद पता चला कि उसका कोई मुस्तकिल रोजगार नहीं है और वह मुकम्मल तौर पर इस दवाजी जिंदगी गुजारने के भी काबिल नहीं है। दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। 2 माह के अंदर ही तलाक हो गई। इस वाक़ये का उस पर गलत असर हुआ। एक तो ये कि शादी नाकाम हुई थी और दूसरी बात यह कि तलाक के बाद वो माली मुश्किलात में मुब्तला हो गई। माँ सौतेली थी, इसलिए मैके में भी उसे पनाह नहीं मिल रही थी। एक तकरीब में कालिया असरानी ने उसे देखकर कहा, मैं बड़ी देर से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम ज़हनी उलझनों में गिरफ्तार हो। उसने चौंक कर उसे देखा, फिर कहा, क्या तुम चेहरे पढ़ लेते हो? हाँ, चेहरों और आंखों को पढ़ लेता हूँ। माहिर नफ्सियात हूँ। किसी की ज़हनी उलझनों को दूर करने की सलाहियतें रखता हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? मेरा नाम कालिया असरानी है। मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुना है। बड़ी बड़ी कारों वाले तुम्हारे पास इलाज के लिए आते हैं। मैं शायद तुम्हारी फीस अदा ना कर सकूं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जहनी उलझनें दूर कर दूंगा और तुम इस काबिल हो सकोगी कि अच्छी खासी दौलत कमा सको। तो मेरी फीस अदा कर देना। वह तंजी अंदाज में हंसते हुए बोली, मैं और दौलत नहीं, मैं बहुत बदनसीब हूँ। दौलत तो नसीबों वालों को मिलती है, नसीब बनाने से बन जाती है। तुम मेरे बंगले में आओ, मैं तुम्हारा नफ्सियाती तज्जिया करूंगा। उसके बाद तुम देखोगी कि किस तरह तुम्हारे हालात बदलते हैं। वह दूसरे दिन उसके बंगले में गई। उसने कई तरह के सवालात किए, फिर उसे कहा, तुम आराम से बेड पर लेट जाओ, मैं एक मुख्तसर सा अमल करूंगा। तुम देखोगी कि किस तरह तुम्हारी जहनी परेशानी दूर हो जाएगी। वो उसकी हदायत के मुताबिक एक बेड पर आकर चारों शाने चित लेट गई। उसकी हदायत के मुताबिक अपने जिस्म को ढीला छोड़ दिया। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, इसी तरह मुझे देखती रहो। अपना ध्यान सिर्फ मेरी आंखों पर और मेरी आवाज़ पर रखो। वो उसकी हदायत पर अमल करती रही, सिर्फ उसकी तरफ तवज्जो देती रही। फिर उसे महसूस हुआ कि जैसे उसकी आवाज़ और लहजा उसे मुतासिर कर रहा है, उसके दिल में उतर रहा है और वो उसकी बड़ी बड़ी पुरकशिश आंखों में डूबती जा रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो होशो हवास से बेगानी हो गई। उसे सिर्फ उसकी आंखें ही दिखाई देती रहीं और उसकी आवाज़ सुनाई देती रही। उसके आसपास के नज़ारे गुम हो गए थे, सिर्फ उसकी आंखें ही बाकी थीं। वो अपने आप को भूल गई। उसने उस पर अमल किया कि वो उसकी मामूला और ताबेदार है और आइंदा उसके अहकामात की तामील किया करेगी। अपने पति से तलाक लेने के बाद उसे मैके में भी सही तरह पनाह नहीं मिल रही थी। उसने उसे हुक्म दिया कि वो उसके पास आकर रहा करेगी और उसके साथ एक हफ्ते के अंदर न्यूयॉर्क जाएगी। तनवीमी अमल के बाद वो उसकी मामूला और ताबेदार बन गई, उसी के पास आकर रहने लगी। उसी के साथ वो न्यूयॉर्क गई थी। उसने उसे एक जर्द रंग का बैग दिया था, उसमें हेरोइन के पैकेट छुपाए गए थे। यहाँ कस्टम का एक ऑफिसर भी उसका मामूल और ताबेदार था। वह हेरोइन के पैकेट्स बड़ी आसानी से ले गया। उसके साथ धंधा करने वाला एक साथी न्यूयॉर्क में रहता था। उसने वहाँ एक कस्टम ऑफिसर से मामला तय कर लिए थे। इंडिया से अमेरिका तक वो कानूनी गिरफ्त में नहीं आया। वहाँ अच्छी खासी आमदनी हुई। उसने 3 करोड़ के हीरे खरीदे। फिर उन्हें उसके जर्द रंग के बैग में रखते हुए बोला, मैं तुमसे 2 दिन पहले इंडिया जा रहा हूँ। तुम्हारी सीट 2 दिन बाद वाली फ्लाइट में रिजर्व हो चुकी है। तुम यहाँ होटल के कमरे में रहकर खूब ऐश करो, घूमती फिरती रहो। जब इंडिया होगी तो मैं तुम्हें वहाँ अपने ताबेदार कस्टम ऑफिसर के जरिए रास्ता हमवार करूंगा। इस कामयाबी के बाद तुम्हारे लिए दौलत कमाने के रास्ते खुल जाएंगे। वो उससे 2 दिन पहले इंडिया वापस आ गया। उसके तनवीमी अमल का असर 10 या 12 दिनों तक रहता था। वापसी में उसे याद आया कि अर्चना पर तनवीमी अमल किए हुए 9 दिन हो चुके हैं। अब मजीद 3 दिनों के अंदर उसे इंडिया वापस आ जाना चाहिए, वरना वो उसके शहर से निकलेगी तो कोई गड़बड़ जरूर होगी। उसकी ताबेदार नहीं रहेगी, अपनी मनमानी करती रहेगी और 3 करोड़ के हीरे हाथ से निकल जाएंगे। वैसे वो ज्यादा फिक्रमंद ना था। जिस फ्लाइट में उसके लिए सीट ओके करवाई थी वो 12वें दिन इंडिया पहुंचने वाली थी और उस वक्त तक वो उसके जेर असर रहने वाली थी। ऐसे ही मौका पर इंसान को सीखना चाहिए कि वो सोचता कुछ है और होता कुछ है। तदबीर कुछ करता है और तकदीर कुछ करती है। जिस फ्लाइट से वो रवाना होने वाली थी वो किसी टेक्निकल खराबी के बायस 6 घंटे लेट हो गई। वो तैयारा सफ़र के दौरान में लंदन और फिर जद्दा में रुकने वाला था। इस तरह 12 घंटे का सफ़र था। जब कालिया सनानी को पता चला कि फ़्लाइट 6 घंटे लेट है तो वो परेशान हो गया। उसका तजुर्बा कह रहा था कि वो इंडिया पहुंचने से पहले उसके तनवीमी अमल से निकल जाएगी। वो कई घंटे पहले मुंबई एयरपोर्ट की विजिटर लॉबी में आकर बैठ गया। बेचैनी से अर्चना की आमद का इंतजार कर रहा था। उसने कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की थी। सोच रहा था कि अर्चना उसके काबू से बाहर होगी, उसके हुक्म की तामील नहीं करेगी और वह जर्द बैग उसके हवाले नहीं करेगी तो वो उसे जबरन अपने साथ ले जाएगा। और इस काम के लिए उसने इंजेक्शन की छोटी सी सिरिंज अपनी जेब में रखी थी। इस इंजेक्शन के जरिए वो उसे बेहोश कर सकता था। जब हत्यारे ने जद्दा से परवास की
तो इंडिया पहुंचने के लिए 2 घंटे रह गए थे। वह सफ़र के दौरान रफ्ता रफ्ता तन्वीमी अमल से निकल रही थी। इन 2 घंटों से पहले उसने निजात हासिल कर ली। उसे याद आने लगा कि किस तरह उसने कालिया सरानी से मुलाकात की थी और किस तरह उसने उस पर तन्वीमी अमल किया था। और फिर वो उसके साथ न्यूयॉर्क गई थी। न्यूयॉर्क जाने और आने के दौरान में करोड़ों रुपए का धंधा होता रहा था और कालिया सरानी उसी के कंधों पर सवार होकर यह धंधा कर रहा था, करोड़ों रुपए कमा रहा था। अर्चना ने कभी सोचा भी ना था कि स्मगलिंग जैसी वारदात में मुलविस होगी। वो दौलत कमाने की खातिर ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन शहरज़दा होकर ये सब कुछ करती रही थी। उसे ये सोचकर गुस्सा आने लगा कि कालिया सरानी उसे खतरात से दो चार कर रहा था। वो अपनी तदबीर से और अर्चना अपनी तकदीर से बच गई थी और अब कामयाबी से वापस आ रही थी। सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट के कस्टम वालों की आंखों में धूल झोंकना थी और उसे यकीन था कि कालिया सरानी वहां भी माकूल इंतजाम कर चुका होगा और वहां कोई उसे रोकने वाला नहीं होगा। वो गुस्से से सोच रही थी कि उससे फ़रेब किया गया है। उसे तनवीम अमल के जरिए अलाकार बनाकर इतनी बड़ी वारदात करवाई गई है। जब वो इतनी बड़ी वारदात कर ही चुकी है तो अब वो उन हीरों से 3 करोड़ खुद कमाएगी। असरानी के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं जाने देगी। वो त्यारा मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर उतर गया। मुसाफिर अपनी अपनी जगह से उठकर अपना दस्ती सामान संभालने लगे। टोनी जो उस त्यारे से उतरने वाला पहला मुसाफिर था। अर्चना अपनी सीट पर बैठी रह गई। वो तेजी से सोच रही थी कि उस एयरपोर्ट की इमारत में पहुंचकर क्या करना है, किस तरह कालिया सरानी को डॉज देकर वहां से निकलना है। टोनी जे इमिग्रेशन काउंटर से गुजरकर कस्टम वालों से निमटकर बाहर आया तो वहां विजिटर लॉबी में अनीता खड़ी हुई थी। चंडाल दोनों के दिमाग में आ रहा था और जा रहा था। उसने अनीता से कहा, वो जो डार्क ब्लू सूट में है और जिसकी नेकटाई सुरख और गोल्डन है वही महादेव भाटिया है। वो एक तरफ खड़ा दूर तक नजरें दौड़ा रहा था। अनीता उसके पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, हाय मिस्टर भाटिया, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ। टोनी जे ने मुस्कुराते हुए मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया, फिर कहा, मैं महादेव भाटिया हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हो रही है। तुम्हारा नाम क्या है? वो अपना नाम बताना चाहती थी, उससे पहले ही उसके अंदर से आवाज़ निकली, मेरा नाम समर सुल्तान है। चंडाल चौंक गया। अनीता परेशान हो गई। उसके अंदर से समर सुल्ताना ने जिद की थी। अचानक ही बोल पड़ी थी। टोनी जे ने कहा, लेकिन मुझे तो बताया गया कि तुम्हारा नाम अनीता है। वो जल्दी से बोली, हाँ हाँ मेरा नाम अनीता है, बस वो जुबान से दूसरा नाम निकल गया। चंडाल ने उसके दिमाग में कहा, भाटिया ये दुरुस्त कह रही है, इसका नाम अनीता है, ये मेरी बेटी है। कभी कभी इसकी जहनी रौ भटक जाती है तो अपने आप को समर सुल्ताना कह देती है। अनीता के अंदर समर सुल्ताना ने गुस्से से कहा, मुझे क्यों रोका जाता है, मुझे कहने दो। मेरी अपनी एक पर्सनैलिटी है, ये जिस्म और दिमाग मेरा है। अनीता ने कहा, बकवास मत करो, अब तुम्हारे अंदर मेरी आत्मा है और आत्मा ही सब कुछ होती है और इसके साथ में अपना दिमाग लेकर आई हूँ जो तुम्हारे दिमाग पर हावी होता रहेगा। चंडाल ने कहा, बेटी तुम भाटिया से बातें करो, मैं अब समर सुल्ताना को बोलने नहीं दूंगा। वो मुस्कुराते हुए टोनी जैसे बोली, मुझे अफसोस है, मैंने आते ही आपको उलझा दिया। वो जवाबन मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं रास्ते में सोचता रहा कि जो लड़की मेरा इस्तकबाल करने आएगी वो कैसी होगी। मैं तसव्वुर में तुम्हें देख रहा था। वो बोली, तस्वीर में हर चीज़ खूबसूरत दिखाई देती है, सामने आए तो मायूसी होती है। बसते हुए बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो मेरे तसव्वुर से भी ज़्यादा खूबसूरत, स्मार्ट और भरपूर हो, पुरकशिश हो। वो अपनी तारीफ़ें सुनकर खुश हो रही थी। एक अदाए नाज से बल खा रही थी, फिर बोली, हमें चलना चाहिए। वो बोला, मुझे जहाज़ में पानी पी लेना चाहिए था, हलक खुश्क हो रहा है। क्यों ना हम कोल्ड ड्रिंक पी लें, फिर यहाँ से चलें। वो बोली, हाँ ज़रूर, आओ हम वहाँ रेस्टोरेंट में चलते हैं। वो दोनों वहाँ से चलते हुए एक रेस्टोरेंट में आए। एक मेज़ के अतराफ आमने सामने बैठ गए। उसने पूछा, क्या पियोगी? जो तुम पियोगे। क्या मेरी पसंद को अपनी पसंद बनाओगी? हाँ, अगर तुम भी मेरी पसंद को अपनी पसंद बना लिया करो तो। समझ रहे हो ना? हाँ। ताली दोनों हाथों से बजती है। बाय द वे मैं ऑरेंज जूस पीना चाहूँगा। मेरे लिए भी यही मंगवा लो। अगर माइंड ना करो तो मैं जूस के आने तक वॉशरूम से होकर आती हूँ। हाँ हाँ ज़रूर, तुम्हें जाना चाहिए। तुमसे मिलने के बाद तुम्हारा इंतज़ार करने की आदत डालनी चाहिए। बसते हुए वहाँ से उठ गई, फिर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। चंडाल बेटी के दिमाग में था। उसने पूछा, तुम कितनी देर में आओगी? पिताजी आप मेरे दिमाग में क्यों हो? आपको तो उसके पास होना चाहिए। अब मैं क्या बताऊं मुझे कितनी देर लगेगी? प्लीज़ आप जाएं, मुझे 15-20 मिनट लग जाएंगे। चंडाल अपने ताबेदार भाटिया के पास आया, उससे बातें करने लगा। वो वॉशरूम में आ गई। वहाँ छोटे छोटे कैबिन बने हुए थे। कैबिन के अंदर छोटी सी दीवार खड़ी हुई थी ताकि एक दूसरे से पर्दा रहे। अनीता ने अंदर आकर दरवाजे को बंद किया, फिर अपना परस दरमियानी दीवार के ऊपर रखा। वो 10 मिनट तक मसरूफ रही। उसने लिबास दुरुस्त करते हुए जब सर घुमाकर देखा तो उस दरमियानी दीवार पर उसका पर्स नहीं था। एक जर्द रंग का बैग रखा हुआ था। वो इस बैग को उठाकर कैबिन से बाहर आई। इधर उधर देखा तो वॉशरूम में कोई दिखाई नहीं दे रहा था।
वो तेजी से चलती हुई वॉशरूम से बाहर आई, फिर दूर तक नजरें दौड़ाने लगी। कुछ फासले पर कालिया सरानी खड़ा हुआ था। वो अर्चना को तलाश कर रहा था। अनीता के हाथ में जर्द रंग का बैग देखकर ठिठक गया। उसने तेजी से करीब जाकर पूछा, हेलो, ये बैग आपका है? वो बोली, नहीं, मैं वहाँ वॉशरूम में थी तो मेरा पर्स कोई औरत ले गई और ये बैग छोड़ गई है। वो बोले, यकीनन आप अपना पर्स तलाश कर रही होंगी। ज़ाहिर है मेरे पर्स में ज़रूरी चीज़ें रखी हुई हैं। आप मेरे साथ आएँ। वो औरत यकीनन पार्किंग एरिया या टैक्सी स्टैंड की तरफ गई होगी। वो उसके साथ चलती हुई रेस्टोरेंट से बाहर आई। करीब ही एक खूबसूरत सी कार खड़ी हुई थी। उसके शीशे कलर्ड थे। अंदर बैठे हुए अफराद दिखाई नहीं देते थे। कालिया सरानी ने कहा, वो यकीनन इसी गाड़ी के अंदर है, आओ चलकर देखते हैं। वो तेजी से उसके साथ चलते हुए उस कार के करीब आई। दरवाजे के करीब पहुंची। कालिया ने उसकी गर्दन पर हाथ रखकर सिरिंज की सुई चुभो दी। दूसरे ही लम्हे में वो बेहोश होकर उसकी बाहों में आ गई। उसने जल्दी से पिछला दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर लेटाया, फिर दरवाजे को बंद कर दिया। कार के बाहर खड़े रहकर दूर तक नजरें दौड़ाने लगा। एयरपोर्ट की इमारत के अंदर भी वो बड़ी देर तक अर्चना को तलाश करता रहा था। वो नजर नहीं आ रही थी। उसका ख्याल था कि अर्चना ने अनीता का पर्स लेकर अपना बैग उसके हवाले किया है। 3 करोड़ के हीरे वो कभी उसके हवाले नहीं करेगी। ये दोनों एक दूसरे को जानती होंगी। कालिया की अकल कह रही थी कि अनीता अर्चना से मिली हुई है और अनजान बनी हुई है। अर्चना किसी दूसरी जगह अनीता से मिलकर ये बैग लेने वाली है। फिर दोनों में हिस्सेदारी होगी। चंडाल ने टोनी जैसे कहा, 20 मिनट हो चुके हैं, अनीता अभी तक वापस नहीं आई। वो बोला, किसी वजह से देर हो सकती है। अगर उसके लिए परेशान हो तो उसके अंदर जाकर मालूम करो। वो मेरी बेटी है, वॉशरूम में गई है। मैं उसके दिमाग में नहीं जा सकता। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं उसके अंदर जाकर मालूम करूं। मैंने उसके दिमाग को लॉक किया हुआ है, तुम नहीं जा सकोगे। तुम्हारे दिमाग में रहकर तो जा सकता हूँ। बात तो वही होगी। जब मैं तुम्हें अनीता के दिमाग में पहुंचाने के लिए उसके अंदर जाऊंगा तो फिर मैं ही क्यों ना चला जाऊं। मैं 10 मिनट और इंतजार कर लेता हूँ। कालिया सनानी अपनी कार के पास खड़ा चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा था। उसका ख्याल था कि अर्चना वो हीरे हासिल करने के लिए अनीता के पास जरूर आएगी, और जब वो देखेगी कि सनानी उसकी दोस्त को गिरफ्त में ले चुका है और उसे कैदी बनाकर ले जा रहा है तो वह जरूर इधर आएगी। लेकिन इतनी देर इंतजार करने के बावजूद वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने अगली सीट का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए एक नज़र अनीता पर डाली और सोचने लगा कि क्या बैग को यहीं खोलकर देखा जाए